बिहार दुनिया की एक ऐसी धरती जहां इतिहास के सबसे महानतम राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे लोगों का जन्म हुआ। जहां पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और जहां पर जैन धर्म के गुरु भगवान महावीर का जन्म हुआ। यह वही धरती है जहां पूरी दुनिया में राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले चाणक्य और भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ और जहां पर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया के लोगों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। नालंदा विश्वविद्यालय में विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, साहित्य जैसे सभी विषयों की पढ़ाई होती थी। इन सभी के बावजूद आज कैसे बिहार का नाम भारत के सबसे अशिक्षित राज्यों में हो गया, कैसे आज बिहार हर एक क्षेत्र में पीछे रह गया, कैसे आज भी बिहार की 50% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह गई, कैसे आज राजनीतिक के गुरु कहे जाने वाले चाणक्य की धरती को अधिकांश पार्टियों के नेता ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग किया। अपने देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। वही बिहार जैसे राज्य देश की जीडीपी में योगदान तो क्या बल्कि खुद का खर्च भी नहीं उठा पाते हैं। देश के सबसे गरीब राज्य की बात हो तो बिहार का नाम सबसे पहले आता है। आखिर देश को सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाला राज्य इतना पिछड़ा हुआ कैसे रह गया? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है, इसकी बानगी बिहार विधान परिषद के बाहर देखने को मिल जाएगी। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। क्या किया है बिहार के लिए? कुछ किया? उनका पिताजी 400 करोड़ घोटाला किया है, 4 घोटाला किया है, अब उन्हीं का भी कर रहा है। भ्रष्ट तेजस्वी यादव का नाम नहीं लाना चाहिए बिहार में, भ्रष्ट आदमी है। और क्यों बार बार पुल टूट जा रहा है, उसकी जांच के आदेश उन्होंने विभाग को दे दिए। यानी खुद नीतीश जी को भी नहीं पता कि पुल बनने में देरी क्यों हो रही है। कैसे सदर अस्पताल में मरीजों को कई दवाएं नहीं मिल रही हैं। ओपीडी में इलाज कराने वाले मरीज के लिए 70 प्रकार की दवाओं। सदर अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब इंजेक्शन लगते ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 महिला मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। 3 साल का ग्रेजुएशन अभी 5 साल में चल रहा है। रक्षा मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री कौन है? देश के राष्ट्रपति कौन? देश का राष्ट्रपति इस चीज को समझने से पहले हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बिहार में गरीबी की नींव सबसे पहले अंग्रेजों ने ही रख के गए थे। उन्होंने सन 1793 में उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को पास किया था, जिसके अंदर आज का मॉडर्न डे बिहार भी आता है। अब बिहार में अपनी पावर चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी खेती वाली इनकम पे ही डिपेंडेंट थी और भारत में जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का रेवेन्यू आता था वह बंगाल प्रेसिडेंसी से ही आता था और यह हिस्सा इतना बड़ा था कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी इसी रेवेन्यू से सपोर्ट किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काफी तेजी से काम कर रही थी, इसीलिए यह कंपनी चाहती थी कि लैंड रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहे। सन 1765 से सन 1793 तक सिर्फ 3 दशक में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लैंड रेवेन्यू को डबल कर दिया गया और उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब यह पाया कि बंगाल प्रेसिडेंसी से रेवेन्यू सिस्टम को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल काम है, तो उसने सॉल्यूशन निकाला कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम उस समय के जमींदारों को दे देते हैं जो ऑलरेडी मुगल एम्पायर के टाइम पे टैक्स वसूली कर रहे थे। लेकिन अगले कुछ सालों में बंगाल प्रेसिडेंसी से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो कम होने लगी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो टैक्स मिल रहा था वो भी कम होने लगा। इस वजह से अंग्रेजों ने आदेश दिया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के जमींदार जितना भी टैक्स जनरेट कर पाएंगे उसका 90% उन्हें आने वाले हर सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टैक्स एकदम फिक्स हो गया था। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं चल रहा था तो किसानों के लिए मुश्किल बढ़ गई। इस एरिया के जो गरीब किसान थे वे और गरीब होने लगे, क्योंकि अब से चाहे बारिश हो या ना हो, फसल उगे या ना उगे, खेती में लॉस हो जाए, लेकिन उनको उतना फिक्स टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और जो किसान टैक्स नहीं भर पाते थे उनसे उनकी ही जमीन छीन ली जाती थी। इस कानून के चलते धीरे धीरे सारे किसान और गरीब होने लग गए। सन 1947 में देश आजाद तो हो गया था, लेकिन जमींदारी सिस्टम बिहार में तब भी चल रहे थे। कहने के लिए तो बिहार इंडिया के उन स्टेट्स में था जिसने जमींदारी सिस्टम को सबसे पहले खत्म किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर तो जमींदारी सिस्टम अब भी बिहार में चल रहे थे। इससे यह हुआ कि आजादी के बाद भी लोगों की स्थिति कभी नहीं सुधरी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट तो अन्य राज्य में भी लागू हुआ, तो बिहार कैसे पीछे रह गया? तो इसका जवाब है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार आप पूरे देश के अंदर कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री सेटअप कराओ और उस फैक्ट्री के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी
होगी। उनको जब आप ट्रांसपोर्ट करवाओगे देश में किसी भी कोने से, तो उसके ऊपर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाएगी। इसके बाद फिर सारे बिजनेसमैन ने अपने फैक्ट्री को इंडिया के कोस्टल स्टेट्स में सेटअप किया और रॉ मटेरियल बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों से ट्रांसपोर्ट करवा लिए और गवर्नमेंट उनको ट्रांसपोर्ट के खर्च पॉलिसी के अनुसार दे दी। यह पॉलिसी बिहार जैसे स्टेट्स के लिए अभिशाप बन गई और यहाँ फैक्ट्री सेटअप नहीं होने के पीछे एक अन्य कारण यह भी था कि जमींदारी प्रथा के कारण यहाँ पर सिर्फ छोटे किसान रह गए थे और फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जमीन के बहुत बड़े हिस्से की जरूरत पड़ती थी। तो बहुत बड़े जमीन के हिस्से को पाने के लिए इन बिजनेसमैन को इतने सारे किसानों से जमीन लेना बहुत मुश्किल भरा काम लगता था, जिसकी वजह से सारे बिजनेसमैन ने अन्य स्टेट्स में अपने फैक्ट्री को सेटअप करना ज्यादा बेहतर समझा। यहाँ की सरकार भी उद्योग लगाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाई। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ उद्योग नहीं है। लेकिन बिहार इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जो लैंड लॉक है, बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्य भी हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। लेकिन इनमें से कई राज्यों में बिहार के मुकाबले ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। फैक्ट्रियाँ की संख्या के सबसे ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 2017 से 2018 के बीच 2881 फैक्ट्रियाँ थी, जबकि 2016 से 2017 में 2908 फैक्ट्रियाँ थी। इस डेटा की माने तो बिहार में हर एक साल फैक्ट्रियों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। अब जरा उन राज्यों की बात कर लेते हैं जो समुद्र से नहीं घिरे हुए हैं। हरियाणा छोटा राज्य है, बिहार के मुकाबले आबादी भी कम है, लेकिन यहाँ 7136 फैक्ट्रियाँ हैं। राजस्थान भी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और यहाँ भी 8375 फैक्ट्रियाँ हैं। मध्य प्रदेश में 4099 फैक्ट्रियाँ हैं। अब बिहार में फैक्ट्री सेटअप नहीं होने के कारण यहाँ के लोग बेरोजगार और गरीब होते चले गए और वे लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी, हत्या, डकैती, फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि समझदार लोग और बड़े बिजनेसमैन जो बिहार के लिए कुछ अच्छा करना भी चाहते थे, वो बिहार से दूसरे स्टेट में पलायन करने लगे और बचे हुए लोग कोई और जॉब ऑप्शन नहीं होने के कारण अपनी जिंदगी सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप यूपीएससी और देश के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा संख्या में पास होने लगे। बिहार को और पीछे धकेलने के लिए यहाँ की जनता भी जिम्मेदार है। यहाँ के लोग चुनाव में अपनी जाति के नेता को ही वोट देते हैं, चाहे वह अपराधी हो, भ्रष्टाचारी, अनपढ़ या कुछ भी हो। इस चीज का फायदा उठाकर यहाँ के नेता और ज्यादा भ्रष्टाचार, क्राइम, हत्या जैसे गलत काम करती रहे। आज के मॉडर्न डे में बिहार को पीछे ले जाने के लिए सबसे बड़े कारण यही हैं। जाति के आधार पर जीते हुए नेताओं ने हर एक क्षेत्र में घोटाला किए, चाहे वह शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी क्षेत्र हो। शिक्षा के मामले में तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ के शिक्षकों की योग्यता बेसिक लेवल की भी नहीं है। ये सारे शिक्षक बिना किसी प्रतियोगिता परीक्षा और करप्शन से सरकार के द्वारा चयनित कर दिए गए हैं, जिसके वजह से यहाँ के बच्चों के भविष्य खतरे में है। यहाँ पर कोई भी सरकार आई हो, उन्होंने शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया और ध्यान देते भी कैसे, क्योंकि अगर यहाँ के सारे लोग शिक्षित और जागरूक हो जाएंगे तो इनको जाति के आधार पर फिर वोट कौन करेगी। बिहार को और ज्यादा गरीब बनाने के एक कारण यह भी है कि यहाँ पर हर एक साल बाढ़ आना। बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी में हर एक साल नेपाल के द्वारा लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। इससे यह होता है कि पूरी उत्तरी बिहार हर एक साल डूब जाती है और लाखों लोग इस बाढ़ की वजह से बेघर हो जाते हैं। इसके बाद फिर वह दूसरे जगह पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सरकारी आंकड़े की माने तो बिहार भारत का सबसे बाढ़ प्रभावित राज्य है। देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी में 22% हिस्सा बिहार का ही है और सन 1979 से अब तक बिहार में बाढ़ की वजह से 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 130 करोड़ की निजी संपत्ति का नुकसान हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार बिहार में बाढ़ की समस्या के पीछे कभी भी कुछ खास ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से बिहार और बर्बाद हो गया। आपको क्या लगता है बिहार को पीछे ले जाने के लिए और कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।